हेलो बच्चों, वेलकम टू एसएससी एक्सपर्ट, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एसएससी एग्जामिनेशन नीड। मैं हूं रोहित, आपकी करंट अफेयर के एक्सपर्ट फैकल्टी। ठीक है, चलिए अब निकल ही गया मुंह से तो ठीक है। तो यहाँ पे है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हमारा आज का सीरीज जो है हमारी इजी एक्सप्लेनर सीरीज। और आज की सीरीज के अंदर आज ही का मुद्दा है बच्चों हमारा कि यहाँ पे जो है आरबीआई ने एमपीसी मीटिंग अगस्त 2026 के अंदर हाइलाइट्स की है क्या पे कि जो रेपो रेट है, मतलब कि हमारी जो नीति दर है, उसको क्या कर दिया गया है 5.25% पे ही अनचेंज रखा है। ठीक है, अनचेंज रखा है। ये हमारा जो आज का जो है मेन टॉपिक है, जहां पे जीडीपी ग्रोथ आउटलुक को क्या बताया है 6.7% के दर पे बताया है कि जो भारत की जीडीपी है उसकी वृद्धि दर कितनी होगी 6.7%। सही गवर्नर संजय मल्होत्रा। ठीक है, तो आज अपन इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्लाउड बस्ट के ऊपर क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे था कि क्लाउड बस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। ठीक है, तो क्लाउड बस्ट के बारे में सही कथन चुनने की बात है कि सर किसकी पूछ रहा है, सही कथन की पूछ रहा है। क्या है कि क्लाउड बस्ट का अर्थ है बहुत कम समय में अत्यधिक वर्षा होना होता है। बिल्कुल सर, क्या था सर, 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अगर सर 1 घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर या 100 mm से ज्यादा बारिश हो जाए, अधिक वर्षा हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, अपन क्लाउड बस्ट कहते हैं। ठीक है, ये सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। बताया था मैंने आपको कि सर ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, मतलब कि सर पर्वतीय वर्षा का ही रूप होता है ये भी अपन ने लास्ट क्लास के अंदर करा था, तो ये सिस्टम भी हमारा सही है। इसमें वर्षा की तीव्रता लगभग 100 मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। बिल्कुल सही। क्या हो जाता है सर, 1, 2 और 3, ये लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्वेश्चन किया था, इसका ये क्या है बच्चों, आंसर है। इसके अलावा एसएससी एक्सपर्ट का जो है ऑनलाइन एसएससी फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है फॉर द रुपीज ओनली 1999, 1999 के अंदर आपको जो है एसएससी का कंप्लीट फाउंडेशन ऑनलाइन बैच मिलता है, जिसके तहत पूरी एक्सपर्ट टीम के साथ आपको जो है सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे। इसके अलावा आपको जो है मटेरियल हैंड आउट के अलावा आपको जो है काफी सारी जितनी भी तैयारी के अंदर जितनी भी चीजें आपको रिक्वायरमेंट होगी सारी की सारी यहाँ पे प्रदान की जाएगी। याद रखिएगा, टीम जो है ऐप डाउनलोड कीजिए आप। ऐप का नाम है बच्चों टीम एक्सपर्ट, यूट्यूब चैनल है हमारा एसएससी एक्सपर्ट के नाम से। अन्य और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। क्लियर है बच्चों, चलिए अब आज आ जाते हैं अपन यहाँ पे कि आरबीआई की एमपीसी मीटिंग अगस्त 2016। अब चलिए, अब यहाँ पे मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करवा देता हूँ, आरबीआई की एमपीसी मीटिंग होती क्या है। चलिए, तो मैं बात करूं कि सर भारत की जो है अर्थव्यवस्था के अंदर बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और आती है हमारी, जिसको कहते हैं अपन मुद्रास्फीति। महंगाई सबको परेशान करती है। सर अगर इस मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना है, ठीक है, इसको अगर मुझे कंट्रोल करके रखना है, तो इसके मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। इसके मेरे पास क्या रहता है बच्चों, दो ऑप्शन रहते हैं। एक ऑप्शन रहता है बच्चों मेरे पास मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, और एक ऑप्शन रहता है बच्चों मेरे पास राजकोषीय नीति। ठीक है, एक ऑप्शन मेरे पास ये रहता है, मतलब कि सर इसके नियंत्रण के मेरे पास केवल और केवल, केवल तो नहीं और भी अन्य भी कारक होते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए मुख्य तौर पे भारत में दो तरह की नीतियां, यानी कि दो तरह की पॉलिसीज लगाई जाती हैं, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। जो मौद्रिक नीति है बच्चों, वो लगाई जाती है हमारे आरबीआई के द्वारा, और राजकोषीय नीति लगाई जाती है हमारी भारत सरकार के द्वारा। तो मैं कहूं सर नियंत्रण करने के दो तरीके हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ते रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था 2014 से पहले, ठीक है, भारत के अंदर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कोई भी कानूनन तौर से क्या था, बाध्य नहीं था। ठीक है, यानी कि किसी की कानूनन जिम्मेदारी नहीं थी कि इसको जो है कानूनी तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा सके। ठीक है, इस टाइम पे जो है रघुराम राजन साहब की एक समिति बनी थी, रघुराम राजन समिति बनी थी हमारी 2008 के अंदर। तो एक बार आप ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता आपसे, रघुराम राजन समिति
2008। इन्होंने कहा कि भारत के अंदर थोड़े बहुत आर्थिक सुधारों की आवश्यकता है अगर हमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बना जो है हमारी अर्थव्यवस्था को अनुकूल या फिर समकूल बना के रखना है। तो क्लियर है। इसके बाद हमारी एक समिति और बनती है बच्चों वर्ष 2014 के अंदर, जिसका नाम था बच्चों उर्जित पटेल समिति। ये समिति बनती है बच्चों 2014 के अंदर और ये एक सुझाव देती है कि सर हम जो है भारत के अंदर एक ढांचा तैयार करना चाहते हैं। उस ढांचे का नाम होगा बच्चों मौद्रिक नीति ढांचा, जिसको कहते हैं बच्चों मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, एक ढांचा तैयार किया गया किस समिति के रिकमेंडेशन पे? उर्जित पाटिल समिति के रिकमेंडेशन पे। क्लियर है। अब इस ढांचे के अंदर क्या कहा गया? इस ढांचे के अंदर जो है आरबीआई को ठीक है, आरबीआई को क्या कर दिया हमने सर? कानूनन तौर पर बाध्य कर दिया, कानूनन तौर पर मुद्रास्फीति नियंत्रण, मुद्रास्फीति नियंत्रण व विकास प्रोत्साहन, ये ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए बाध्य किया गया। मतलब अब से ये केवल और केवल किसकी जिम्मेदारी है? आरबीआई की जिम्मेदारी है। ठीक है, ये कब आया सर? 2014 के अंदर आया। ये ढांचा भी कब बना सर? 2014 के अंदर बना। मतलब कि अब से जो है महंगाई को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है बच्चों? मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। ठीक है, तो इसके तहत बता दिया कि हाँ भाई अब से जिम्मेदारी किसकी है? मॉनेटरी ठीक है, यहाँ पे आरबीआई की। आरबीआई की जिम्मेदारी है कि आरबीआई को दो काम दे दिए सर। एक तो आपको क्या करके रखना है? एक तो आप करोगे मुद्रास्फीति का नियंत्रण, एक तो आप क्या करोगे? मुद्रास्फीति का नियंत्रण। दूसरा क्या करोगे? विकास को प्रोत्साहित भी करोगे, आप ग्रोथ को प्रमोट भी करोगे और मुद्रास्फीति को नियंत्रण भी करोगे। मतलब यहां पे क्या बोल दिया कि इन्फ्लेशन कंट्रोल और प्रमोशन ऑफ ग्रोथ, इन दोनों की लीगल बाउंडिंग किसकी है? लीगली बाइंड कर दिया गया है किसको? आरबीआई को। ये लीगली बाइंडिंग था किसके ऊपर? आरबीआई के ऊपर। क्लियर हुआ यहां तक? सॉरी बच्चों। अब देखिए, अब क्या होता है कि बता तो दिया सर कि हाँ लीगली बाउंड कर दिया है। अब लीगली बाउंड तो कर दिया है कि सर मैं कहूंगा एमपीएफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, मतलब कि मेरा मौद्रिक नीति ढांचा 2014 में तैयार हुआ और इस 2014 के ढांचे के अंदर 2016 में एक एक्ट होता है जिससे आरबीआई की स्थापना हुई थी। उसका नाम है आरबीआई अधिनियम, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। 1934 के अंदर क्या किया गया? अमेंडमेंट किया गया। क्या किया गया? संशोधन किया गया। और इस संशोधन के बाद स्थापना होती है बच्चों हमारी एक मौद्रिक नीति समिति की। ठीक है, मतलब कि मेरी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की। ठीक है, रिकमेंडेशन किसकी सर? रिकमेंडेशन उर्जित पाटिल कमेटी की। ठीक है, उसके अलावा क्या बनाया गया? सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, उसके तहत आरबीआई को लीगली बाइंड किया गया किसके लिए? इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए और प्रमोशन ऑफ ग्रोथ के लिए। ठीक है, कानूनन तौर पर मुद्रास्फीति नियंत्रण और विकास प्रोत्साहन के लिए आरबीआई को क्या किया गया? बाध्य किया गया। इसके बाद जो है इसी ढांचे के तहत 2016 के अंदर आरबीआई आरबीआई अधिनियम 1934 आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के अंदर अमेंडमेंट किया गया और वहां से बनाई गई आपकी मौद्रिक नीति समिति, मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, अब देखो इस कमेटी के स्ट्रक्चर की बात करूं, संरचना की बात करूं, तो बच्चों इसके अंदर होती है हमारी ये जो है 6 सदस्य की कमेटी रहती है।
मल्टी मेंबर कमेटी है, बहुसदस्यीय समिति है, जिसके अंदर कितने रहते हैं कुल मिलाकर सदस्य? 6 लोग इसके अंदर रहते हैं सर, जिसके अंदर 3 जो हैं वो रहेंगे सर किसकी तरफ से? भारत सरकार की तरफ से। एक रिसर्च कम सिलेक्शन कमेटी होती है, इसके थ्रू इनको जो है चयनित किया जाता है। भारत सरकार के अंदर सेक्रेटरी रैंक से ऊपर वाले जो अधिकारी होते हैं, इनके अलावा जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है किसके अंदर सर? रेवेन्यू मतलब कि राजस्व में, वित्त मतलब कि फाइनेंस के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, और अदर जो इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट या फाइनेंशियल वित्तीय जो आयाम है उनके अंदर काम करने का, तो उनके 3 मेंबर्स को भारत सरकार के द्वारा इसके अंदर चुना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जिसके अंदर 3 सदस्य और होते हैं काम के। ठीक है, पहले होते हैं बच्चों हमारे पास आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर जो है वो बच्चों उसके रहते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बच्चे कि अगर आप कोई एक स्थान पे, मतलब कि जैसे आपको अगर कोई एक डेजिग्नेशन दिया जाता है तो दूसरे डेजिग्नेशन के लिए आप अपने आप उसके लिए काबिल हो जाते हो, मतलब योग्य हो जाते हो। जैसे हमारे भारत के जो उपराष्ट्रपति है, वो जैसे ही उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं वैसे ही वो राज्यसभा के जो है क्या है, जो सभापति यहाँ पे एक्स ऑफिशियो लेवल पर बन जाते हैं। क्लियर हुआ? दूसरे रहते हैं सर आरबीआई उप गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर किसके सर? मौद्रिक नीति के, मौद्रिक नीति के अंदर। ठीक है, एक जो है फिर एक मौद्रिक नीति के गवर्नर हो गए, एक गवर्नर हो गए, उप गवर्नर हो गए, तीसरा रहता है सर आरबीआई बोर्ड। मतलब कितने? 22 सदस्य रहते हैं आरबीआई बोर्ड में। कितने सदस्य रहते हैं बच्चों? 22 सदस्यों में से नामांकित किया जाता है। एक सदस्य क्या होता है? नॉमिनेट किया जाता है, नामांकित यहां पर किया जाता है। ठीक है, 3 वहां गवर्नमेंट के हो गए, 3 इसके हो गए। अब देखो गवर्नमेंट अलग है, आरबीआई अलग है। आरबीआई है ऑटोनॉमस, आता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन ही है, लेकिन है तो ऑटोनॉमस बॉडी। मतलब कि मैं कहूं यहाँ पे कि सर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, मतलब कि सर कोई डिसीजन पे आरबीआई अलग मत पे सहमत हो सकता है और कोई डिसीजन पे भारत सरकार अलग मत पे सहमत हो सकती है। मैं कह सकता हूँ कि सर 3:3 का रेशियो हो सकता है, मतलब कि सर यहाँ पे टाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो टाई जब भी सिचुएशन क्या होती है, मतों की बराबरी की सिचुएशन आती है, तब यहाँ पे कास्टिंग वोट का अधिकार किसके पास रहता है? आरबीआई गवर्नर के पास। ठीक है, चलिए यहां पे लिख लीजिएगा कास्टिंग वोट का अधिकार किस स्थिति में सर? 3:3 के मत की स्थिति में। इसके अलावा बच्चों क्या रहता है यहां पे, अगर पूछ ले आपके पास कि वीटो पावर नहीं होती है, ये याद रखेंगे आपके आरबीआई गवर्नर के पास जो यहाँ पे वीटो पावर यहाँ पे नहीं होती। क्लियर हुआ? तो ये होती है आपकी संरचना। इसकी संरचना समझ में आई? ठीक है, अब संरचना के अलावा कई क्या होता है सर, यहाँ पे जो है ये उपकरणों को काम में लेते हैं। और इसके उपकरण बच्चों 3 तरह के रहते हैं सर। एक तो वो जिनको सामान्य तौर पे काम में लिया जाता है, एक वो जिनको सामान्य सिचुएशन के अंदर काम में नहीं लिया जाता। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे लिख देता हूं बच्चों सामान्य स्थिति। ठीक है, तो उसमें 2 प्रकार के रहते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। मतलब कि मेरा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, एक वो होते हैं जिनको किसी विशेष परिस्थिति के अंदर काम में लिया जाता है। ठीक है, जिनको बोलते हैं अपन अन्य उपकरण। क्लियर हो बच्चों? अदर टूल्स। अब देखिए इनको एक्सप्लेन करेंगे तो क्लास बहुत बड़ी हो जाती है। मैं आपको सबके नाम बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं, एक बार आपको हल्का हल्का जिस्ट भी दे दूंगा। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों मात्रात्मक उपकरणों की, तो इसके अंदर एक होता है मेरा कैश रिजर्व रेशो, मतलब कि मेरा नगद आरक्षित अनुपात।
इसके तहत जो बैंकों को है अपनी एनडीटीएल की कुछ राशि कहाँ रखनी होती है, आरबीआई के पास रिजर्व रखनी होती है। दूसरा होता है बच्चों मेरा एसएलआर। अब यहाँ पे वही सीधा सर के एनडीटीएल का कुछ हिस्सा नगद की जगह तरल स्वरूप के अंदर, जैसे सोना हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई, बॉन्ड हो गए, इनके रूप में रखना होता है। इसको बोलते हैं बच्चों वैधानिक तरलता अनुपात। फिर एक होता है सर वो ऋण, वो दर जिसपे क्या है, जो है आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को क्या देता है, कमर्शियल बैंक्स को क्या देता है, अल्पकालिक ऋण देता है, मतलब कि 1 साल से कम का ऋण देता है। उसको कहते हैं बच्चों आपकी रेपो रेपो दर। सर अब क्या होता है, हर बैंक को तो ऋण चाहिए नहीं होता, कुछ बैंक अपना एक्स्ट्रा कैश भी जमा कराते होंगे आरबीआई के पास, उसको कहते हैं बच्चों हमारा रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो। इसके अलावा बच्चों क्या होता है, एक होता है कि सर वो चीज जिसपे जो है आरबीआई बैंकों को दीर्घकालिक लेंगे 1 साल से ज्यादा के लिए ऋण प्रदान करता है, उसको बोलते हैं बच्चों बैंक रेट या फिर आपकी बैंक दर। क्लियर हुआ यहां तक? इसके अलावा बच्चों एक चीज और रहती है कि अगर मान लो कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, आपातकालीन स्थिति आ जाए तो उस पे दी जाती है बच्चों आपको सीमांत स्थायी सुविधा, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दी जाती है। तो ये होते हैं हमारे कौन से मात्रात्मक उपकरण। फिर सर क्योंकि क्योंकि ये क्या कर रहे हैं सर, ये जो है तरलता है उसकी मात्रा पे फोकस करते हैं, जो ऋण है उसकी मात्रा पे फोकस करते हैं, इसलिए इनको क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक उपकरण कहा जाता है। कुछ होते हैं बच्चों मेरे गुणात्मक उपकरण, जैसे कि एक होता है बच्चों मेरा मौखिक परामर्श, मौखिक या फिर नैतिक परामर्श, जिसको कहा जाता है बच्चों मोरल सुएशन। एक होती है बच्चों मेरी प्रत्यक्ष कार्यवाही, जिसको कहते हैं बच्चों डायरेक्ट एक्शन। एक होती है बच्चों मेरी क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट रेशनिंग। एक होता है बच्चों मेरा सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। और एक होता है बच्चों मेरा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। हाँ, चलिए इसको यहीं तक रखते हैं, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। मतलब कि सर क्या होता है, जब भी आरबीआई गवर्नर द्वारा किसी भी बैंक को किसी प्रकार के आदेश या नियमों की मानना के लिए कुछ चीजें मतलब निर्देश दिए जाते हैं मौखिक तौर पे या नैतिक तौर पे, तो उसको क्या कहा जाता है, मोरल सुएशन। ठीक है। दूसरा होता है अगर वो उस चीज पे जो मौखिक निर्देश दिए हैं आरबीआई के द्वारा, अगर कोई आदेश दिया गया उसकी जो है उसका नियमन नहीं करता, पलायन नहीं करता नियमों का, तो क्या कर देते हैं उस पर प्रत्यक्ष कार्यवाही, मतलब कि दंडात्मक कार्यवाही हो जाती है। फिर इसके अलावा एक रहता है बच्चों मेरा क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग का मतलब होता है मैं बैंकों की कुल ऋण सीमा पर क्या कर दूं, कंट्रोल कर दूं कि आप इससे ज्यादा लोन आप नहीं दे सकते। फिर इसके अलावा मैं कह दूं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है कि मैंने क्या कह दिया है कि बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि कुछ कुछ क्षेत्र, जैसे शिक्षा के लोन आप इतने बांट सकते हो, ठीक है, शिक्षा के अलावा आवास पे लोन आप इतने बांट सकते हो, इस पे अगर मैं नियंत्रण करूं क्षेत्र के अनुसार, अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स के अनुसार, इकोनॉमी के अगर मैं कंट्रोल करता हूं, तो उसको क्या कहते हैं, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब फिर एक चीज और होती है आपकी जिसको कहते हैं बच्चों मार्जिन रिक्वायरमेंट। एक चीज और होती है जिसको कहा जाता है आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट। उसके तहत क्या होता है कि सर जब भी आप लोन लेने जाओगे तो लोन लेने के बदले क्या मिलेगा, लोन लेने के बदले से होता है ना कुछ चीज गिरवी रखवाओगे, उस गिरवी की जो वैल्यू होगी उसके अनुसार क्या होगा, आपको लोन मिलेगा। तो मान लो उसके अंदर ऐसा है कि सर अगर 1 करोड़ की कोई चीज है और आपको जो है यहाँ पे आरबीआई ने निर्देश दे रखा है कि 10% मार्जिन रखना है, तो आपको लोन उस पर कितना मिलेगा, 90
लाख का। अगर आरबीआई 20% कर दे तो 80 लाख का, आरबीआई 2% कर दे तो 2 लाख, मतलब 98 लाख रुपए का लोन मिलेगा। इसको कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। मतलब ये भी आपकी ऋण चुकाने की क्षमता के अनुसार या फिर बैंक जो है अर्थव्यवस्था में तरलता के अनुसार चूज किया जाता है किस तरीके से यहाँ पे हमको क्या करना है बच्चों, सारी चीजों को कंट्रोल करके रखना है। तो ये तो होती है सामान्य सिचुएशन के अंदर। इसके अलावा कुछ अन्य उपकरण भी होते हैं आपके। अन्य उपकरणों के अंदर आते हैं बच्चों हमारे, चलिए। जैसे एक होता है बच्चों मेरा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण। इसके तहत मैं सर कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स रहते हैं जिनको आमतौर पर ऋण की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है, उनको मैं पहले ऋण प्रदान करता हूं सामान्य ग्राहकों की जगह। इसके अलावा बच्चों एक रहता है मेरा ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके टाइम पे, ठीक है, खुला बाजार प्रतिक्रिया बोलते हैं बच्चों उसको। इसके तहत क्या करता हूं, जब भी जो है मार्केट के अंदर तरलता बहुत ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, तरलता को सोखने के लिए, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे मैं करूंगा यहाँ पे कि ये लो बॉन्ड पकड़ो, बॉन्ड आप खरीदोगे तो पैसा मुझे दे दोगे, तो तरलता का मैं जो है शोषण कर लूंगा, अवशोषण कर लूंगा। और अगर मुझे लग रहा है कि तरलता कम है, मार्केट में पैसा कम घूम रहा है, तो उन्हीं सिक्योरिटीज को क्या करूंगा, वापस खरीद लूंगा और आपको आपके पैसे ब्याज समेत दे दूंगा। इसको क्या कहा जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है। इसके अलावा एक और रहता है आपका, एक जो रहता है, मान लीजिए कि क्या हुआ सर, ये कर दिया, इसके बाद भी अतिरिक्त तरलता है, तो उसको कहते हैं बच्चों अपन मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, एमएसएस। ठीक है। इसके तहत क्या होता है सर, जब बाजार में अतिरिक्त तरलता रहती है तो मैं और थोड़े से बॉन्ड इशू करके मार्केट से तरलता सोख लेता हूं। ठीक है। इसके अलावा मान लो अब क्या हुआ सर, और मार्केट के अंदर तरलता इसके बावजूद भी कम नहीं हो रही है और मेरे पास जो प्रतिभूतियां जारी करने की क्षमता है वो भी खत्म हो गई, जो लिमिट है मेरी सिक्योरिटीज को इशू करने की वो भी खत्म हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे बिना सिक्योरिटीज के प्रोविजन के क्या कर दूंगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा आपका कैश जो है वो मेरे पास रख लूंगा। उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं आपकी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है। और इन दी एंड मैं सारी चीजों को एक साथ ले आता हूं तो उसको कहता हूं बच्चों लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है। इसको कहा जाता है एमएसएस, इसको कहा जाता है बच्चों एसडीएफ, इसको कहा जाता है बच्चों एलएएफ। ये कुछ उपकरण रहते हैं जिनके थ्रू आरबीआई अलग अलग उपकरण और अलग अलग स्थितियों के अनुसार क्या करता है बच्चों, यहाँ पे मुद्रास्फीति को कंट्रोल करके रखता है। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए आर्टिकल जो है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि सर आरबीआई एमपीसी मीटिंग अगस्त 2026 हाईलाइट रेपो रेट अनचेंज्ड एट 5.25। अब रेपो रेट ही क्यों, रेपो रेट ही क्यों कहा गया है यहाँ पे। अब देखो रेपो रेट का मतलब क्या हो जाता है, अब ये एक चीज और ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं बच्चों में, कहाँ गई, हाँ, ठीक है। जो मीटिंग है इसकी, ये जो मीटिंग है ये होनी तो चाहिए बच्चों कायदे से हर 2 महीने के अंदर, एवरी 2 मंथ्स के अंदर ये मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन इसको जो है हम अर्थव्यवस्था में क्वार्टरली बेसिस पे या फिर जो है हर बार तो जो अप्लाई नहीं कर सकते, हर 2 2 महीने में मीटिंग करते रहेंगे तो एनालाइज क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, 4 टाइम्स अ ईयर, मतलब कि साल में 4 बार मिलना इज कंपल्सरी। 4 बार मिलना क्या हो गया, अनिवार्य है। ये याद रखोगे आप कि साल में 4 मीटिंग होना क्या है, अनिवार्य है। वैसे मैक्सिमम कितनी बार मिल सकती है, वैसे कायदे से मिलनी चाहिए इसको कि हर दो दो महीने के अंदर मिलना होता है, इन एवरी 2 मंथ्स। कायदे से 6 बार मिलना चाहिए कायदे से तो, लेकिन 4 बार क्या है बच्चों, 4 बार जो है बच्चों अनिवार्य है। अब बात आ जाती है बच्चों यहाँ पे हमारी कि सर रेपो रेट ही क्यों, रेपो रेट या फिर रेपो दर ही क्यों। अब देखो मैं समझाता हूं आपको कि रेपो रेट क्या होती है। बच्चों ऐसा होता है कि बैंकों को यहाँ पे ना लोन की नीड्स होती है और बैंकों का बैंक कौन होता है, आरबीआई होता है। ठीक है। तो सर अब देखो, अगर आरबीआई से अगर आप लोन ले रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, एक्चुअल में क्या होती है सर, वह दर
जिस पर आरबीआई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक मतलब कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है, अल्पकालिक मतलब कि शॉर्ट टर्म ऋण जो है, अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। तो जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि कुछ इस तरह से ये काम करता है कि मान लीजिए ऐसा हुआ कि एक तरफ है मेरे पास एसबीआई और एक तरफ है बच्चों मेरे पास आरबीआई। तो अब समझिए, मान लीजिए कि एसबीआई को क्या चाहिए, आरबीआई से ऋण चाहिए। तो एसबीआई क्या करेगा, सर मेरे को 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो इसके बदले कुछ तो गिरवी रखवाना पड़ेगा। तो क्या करेगा कि सरकारी प्रतिभूति दे देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे देगा। आरबीआई को, और आरबीआई इसके बदले इसको क्या दे देगा सर, 10,000 करोड़ रुपए दे देगा। ठीक है सर, ये तो कैसा हुआ, ये तो आपने लोन तो कहीं से नहीं बना सर, लोन तो ये हुआ ही नहीं, लोन तो नहीं हुआ। ये तो क्या हो रहा है कि एसबीआई ने क्या है, अपनी जो 10,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियां थी वो किसको बेच दी, आरबीआई को बेच दी, और उसके बदले आरबीआई ने इसको 10,000 करोड़ दे दिए। ठीक है, अब आरबीआई भी बेवकूफ नहीं है, बोलेगा ना भाई लोन दे रहा हूं कुछ तो ब्याज लूंगा। बट अब देखो क्या सिस्टम होता है कि मान लीजिए ऐसा 14 दिन के लिया था, अब 14 दिन के बाद, अल्पकालिक है तो कितना भी हो सकता है, तो 14 दिन के बाद ऐसा मानो क्या होगा सर, यहीं पे वो एसबीआई है और यहीं पे ही क्या है, आरबीआई है। अब क्या होगा सर, जो एसबीआई है, ठीक है, एस आरबीआई जो है, ठीक है, यहाँ क्या करेगा, आरबीआई जो है 10,000 करोड़ की जो सरकारी प्रतिभूति है वो तो वापस दे देगा किसको, एसबीआई को, और एसबीआई इसके बदले 10,000 करोड़ प्लस 525 करोड़ रुपए वापस कर देगा किसको, आरबीआई को। मतलब कि सर क्या हो रहा है, अगर मैं इसके अनुसार अंदेशा लगाऊं तो बच्चों कुछ इस तरह से हो रहा है कि सर ये इसने 10,000 रुपए की बेची थी और ये इसने इसको इससे वापस से 10,525 करोड़ में वापस खरीद लिया। ठीक है, मतलब कि अगर मैं बात करूं सर एसबीआई की, तो एसबीआई ने सर बिक्री कितने की करी, अगर मैं कहूं सर बिक्री करी इसने सर 10,000 करोड़ की। ठीक है, और उसके बाद ही क्या बोला, दोबारा से खरीद लिया तो पुनः खरीद कर ली, पुनः खरीद करी सर 10,525 करोड़ की। कि सर आप टेंशन क्यों ले रहे हो, ये जो सिक्योरिटीज मैं आपको दे रहा हूं इसको मैं 10,525 करोड़ में क्या कर लूंगा, रीपर्चेज कर लूंगा, क्या कर लूंगा, रीपर्चेज कर लूंगा। और जब भी मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को यहाँ एक एग्रीमेंट में लिख देता हूं, तो उसकी फुल फॉर्म बन जाती है बच्चों, री परचेज ऑप्शन, रेप रेप। आया समझ में क्या कंपलसरी है? सर सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखने का प्रावधान होता है। ठीक है, अब देखिए सर, अगर मैं बात करूं यहां पे तो एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला बच्चों, एक्स्ट्रा पैसा जो है ये एक तरह से मान लो कि सर ऋण था तो ये ब्याज हो गया। ब्याज कितना दिया सर, 525 करोड़। अब सर 525 करोड़ जो है इसका कितना, 10,000 का कितना प्रतिशत, 10,000 करोड़ का ऋण है। ठीक है, तो मैं कहूं सर ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, दर हो जाएगी सर 5.25%, और इसी दर को कह दूंगा मैं बच्चों रेपो दर। हुआ क्लियर यहां तक? ठीक है, आई होप आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ गया होगा। बस अब एक लास्ट एप्लीकेबिलिटी देखनी है इसकी, उसके बाद ये काम अपना हो जाता है। अब सर देखो रेपो क्या है, सर रेपो दर ऐसी है, रेपो दर अगर सर, रेपो दर जो है सर, अगर मैं कहूं कि उस वो दर है जिससे बैंक लोन लेकर आ रहा है आरबीआई से, मतलब बैंक अगर लोन लेकर आ रहा है तो ग्राहकों को भी लोन देगा।
ठीक है, तो मैं कहूं सर कि अगर रेपो दर में वृद्धि होती है तो मैं कहूंगा बैंकों की ब्याज दर का क्या होगा, बैंकों को की ऋण लागत बढ़ेगी, बैंकों की जो, ठीक है सर, क्रेडिट की जो कॉस्ट है, लोन की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी। सर अगर वो बढ़ेगी तो बैंक क्या करेंगे, ज्यादा ऋण लेंगे कम ऋण लेंगे, सर कम ऋण लेंगे, तो मतलब कहूंगा सर ऋण की मात्रा में भी कमी आ जाएगी। सर अगर ऋण की मात्रा में कमी है तो ये मान लेना बच्चों, जो आपको मिलने वाली ब्याज दर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर लोन महंगे हो रहे हैं, ब्याज दर महंगे हो रहे हैं, तो लोन आप अभी लोगे बाद में लोगे, बाद में लेंगे, सर इसका मतलब मार्केट के अंदर तरलता कम हो जाएगी। और सर अगर तरलता कम हो रही है तो मैं कहूंगा सर मार्केट के अंदर उत्पादन भी कम होगा, उसी कारण सर रोजगार भी कम होगा, रोजगार कम होगा सर तो आय भी कम हो जाएगी, आय कम होगी तो मांग भी कम हो जाएगी, और मांग कम होगी तो सर मूल्य भी अपने आप कम हो जाएगा, और सर मूल्य कम हुआ तो मुद्रास्फीति अपने आप कम हो जाएगी। क्लियर हुआ। इसके अलावा अगर बच्चों मैं बात करूं कि सर अगर रेपो दर को चेंज कर दिया जाए, रेपो दर को क्या कर दिया जाए, सर रेपो दर को यहां पे क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, कम कर दी जाए, यहां पे वृद्धि है, यहां पे कमी है, ठीक है। अगर कम कर दूं मैं रेपो दर को, सस्ती कर दूं, तो मैं कहूंगा सर बैंकों की ऋण लागत बढ़ेगी। मतलब सर बैंकों को जो जिस पैसे पे, जिस लागत पे बैंक उधार लेकर आ रहे हैं वो तो सस्ती हो जाएगी ना, उधर से सस्ता मिल रहा है, तो सीधी बात है मैं ज्यादा लोन उठा के लाऊंगा, मतलब कि सर जो ऋण की मात्रा है वो क्या होगी, सर वो बढ़ेगी। अब सर ऋण की मात्रा बढ़ रही है तो ब्याज दर भी क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी ब्याज दर भी सर कम हो जाएगी, ठीक है। ब्याज दर कम होगी बच्चों तो सीधी बात है मार्केट के अंदर तरलता है वो क्या होगी, बढ़ेगी सर। अगर सर वो बढ़ रही है तो मेरे को एक बात बताओ कि सीधी बात है कि सर उत्पादन वह रोजगार का क्या होगा सर, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा सर, वो भी बढ़ेगा। और सर अगर वो बढ़ रहा है तो इनकम भी या फिर आय भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और सर अगर इनकम बढ़ रही है तो सीधी बात है मैं कहूंगा यहाँ पे डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर सर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी, मूल्य भी जो है, प्राइस भी क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। और किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति यहाँ पे क्या होगी बच्चों, इन्फ्लेशन क्या होगी, बढ़ेगी। अब समझ में इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसी होती है, क्लियर है। तो इसके अनुसार जो है आरबीआई यहाँ पे क्या करता है, तीन तरह की नीतियां अपनाता है। एक, जब भी बढ़ाता है, जब भी आरबीआई बढ़ाता है तो उस टाइम पे आरबीआई बोलता है कि सर मैं कौन सी नीति ले रहा हूं, संकुचन वादी, मतलब कि सर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बोलता है इसको, ठीक है। और जब भी ये कम करता है तो इसको कहते हैं बच्चों विस्तारवादी, मानी कि हमारी एक्सपेंशनरी पॉलिसी, ठीक है। और जब भी कोई परिवर्तन नहीं करता है, जब भी सर जितनी है उतनी की उतनी, पिछली बार थी उतनी की उतनी रखेंगे, तो इसको कहा जाता है बच्चों हमारी न्यूट्रल, यानी कि तटस्थ डिसीजन। क्लियर हुआ। अब आप आराम से देख सकते हो बच्चों के यहाँ क्या लिखा हुआ है कि आरबीआई मीटिंग रिसर्च रिपो रेट अनचेंज्ड एट 5.25, मतलब कि सर रेपो दर 5.25 की 5.25 रही। जीडीपी ग्रोथ आउटलुक रिवाइज, अब जीडीपी का ग्रोथ रेट 6.7% रहा। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, आरबीआई मीटिंग अगस्त 2026 को हुई है, ठीक है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा लेड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मतलब कि उसके अध्यक्ष कौन है सर, वर्तमान आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब। उन्होंने कहा है कि कीप द रेपो रेट अनचेंज्ड एट 5.25%, ठीक है, 3 डेज मोर। अब यहाँ पे देखोगे आपके क्या बोला है कि सर मार्केट, ठीक है, मंडे को मीटिंग होगी पूरी सारी की सारी, और उसके बाद आज तीसरा दिन है, मतलब वेडनेसडे को सारा डिसीजन आया है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो आप,
यहाँ पे बोला है चेंज इन रेपो रेट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ईएमआई बोरोवर्स टू पे देयर लोन्स। मतलब कहा मैंने कि सर ब्याज दर कम हो जाएगी तो क्या होता है सर, लोन सस्ते हो जाते हैं, लोन सस्ते मतलब ईएमआई कम, और अगर ब्याज दर चेंज होती है, रेपो दर चेंज होती है, नीति दर चेंज होती है तो क्या हो जाता है बच्चों, ईएमआई महंगी हो जाती है। क्लियर हुआ? यहाँ पे देखोगे विद ग्लोबल अर्थ सर्टेनिटीज परसिस्टिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर रिमेनिंग एलिवेटेड मोस्ट इकोनॉमिक्स सिक्स मेंबर रेट सेटिंग पैनल टू मेंटेन अ कॉशियस स्टांस डिस्पाइट द रेजिलियंस शोन इन द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिया गया है, यहाँ पे स्टांस जो है बच्चों देखिए आप, पूरा मीटिंग धीरे 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 सारा का सारा वो चेंज होता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो इसके साथ अपनी ये वाला पार्ट हो जाता है। देन इसके बाद बच्चों अपन करेंगे आगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं बच्चों अब, कि मॉनेटरी पॉलिसी के संबंध में एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी समिति मौद्रिक नीति समिति के संबंध में सही कथन चुनिए। ठीक है, एमपीसी का गठन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत किया गया। बिल्कुल सर सही बात है कि सर कौन सा है सर, आरबीआई अधिनियम 1934 को 2016 में संशोधन किया गया था। और सर इसी के अलावा क्या हुआ है सर, उर्जित पटेल समिति, इस समिति ने भी क्या दिया है बच्चों, रिकमेंडेशन दिया है। कब? 2014 की समिति थी, और ये भी किसके द्वारा गठित थी सर, ये भी आरबीआई के द्वारा ही गठित थी। मतलब कि इसका गठन जो है किसके द्वारा किया गया है, आरबीआई के द्वारा किया गया। ठीक है, एमपीसी में कुल कितने सदस्य होता है, 6 सदस्य होते हैं। क्लियर है, ये भी सही बात है सर। एमपीसी का मुख्य उद्देश्य इन्फ्लेशन टारगेटिंग यानी कि मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण है। बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे तीनों उत्तर यहाँ पे सही हो जाते हैं। क्लियर है बच्चों? देन ठीक है, याद रखिएगा हमारा क्या है, एसएससी एक्सपर्ट का ऑनलाइन फाउंडेशन बैच आ चुका है ओनली फॉर द ₹1,999 1999 के अंदर आपको जो है कंप्लीट एसएससी का ऑनलाइन फाउंडेशन बैच यहाँ पे मिलता है। डाउनलोड कर सकते हैं आप टीम एक्सपर्ट ऐप को। ठीक है, यहाँ पे जो है गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे भी है, और एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी चाहिए आप यहाँ पे इन हेल्पलाइन नंबर्स पे हमारे कॉल कर सकते हैं। अब बच्चों याद रखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको घर से अटेम्प्ट करना है, ये आपको यहाँ पे क्लासरूम में अटेम्प्ट करना है। इसका जवाब कब मिलेगा आपको, नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा जो है एमपीसी के स्ट्रक्चर के ऊपर है, पूरी की पूरी क्लास ली है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपन ने सारा पार्ट जो है आज अच्छी तरह से कवर किया है। क्लियर है, तो ये आप जो है करके लाएंगे। इसके बाद अगले जो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, आजकल आप लोग कमेंट वमेंट करना थोड़ा कम कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा जोश लाइए वापस से, और वापस से पुनः उससे आइए, पूरे के पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। सारे जो नोट्स अब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और दुरुस्त दे। ठीक है, कोई बात नहीं, अब नहीं रहा जोश तो और बढ़ा के आओ, और अपन जो है अब जो इसको कंटिन्यूस करते रहेंगे। और यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स का जो वीडियो है वो आपको मिलेगा बच्चों नेक्स्ट क्लास के अंदर। उसके बाद जो है इसका आंसर मैं उसी के साथ बताऊंगा। तो इसी के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बच्चों ऐसे ही तैयारी करते रहिए। देखिएगा एक दिन आप खुद ही कह देंगे सर आप सही कहते थे, सिलेक्शन क्या है, आसान है। चलिए, तो इसी कॉट के साथ इस क्लास को करते हैं खत्म। आपसे मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।